हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम यूपी टीजीटी 2021 का हिस्ट्री का प्रश्न पत्र देखेंगे और हमने कुछ 25 सवाल कल देख लिए थे, जिसमें से एक सवाल मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा देख के। इसको एक पुस्तक थी द नवाब, वो किसने लिखी, इसको मैंने बहुत सर्च किया है, ये कहीं किताबों में नहीं दिखता, लेकिन जो ऑप्शन दिए थे उसमें से जो ऑप्शन थे वो ऐसे थे: बर्नियर, पेल्थार्ड। तो मैंने जब इनके बारे में पढ़ा थोड़ा सा डीप में जाके, तो पता चलता है कि जो पेल्थार्ड था वो एक कवि भी था, ड्रामेटिस्ट भी था, और जबकि जो बर्नियर है वो केवल एक इतिहासकार था, उसने केवल इतिहास पे किताबें लिखी हैं। तो हो सकता है इसका आंसर पेल्थार्ड हो, बट हम यहाँ पे अभी श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो आज हम देखते हैं, कल से जो हमने 25 क्वेश्चन किए थे उसके आगे के प्रश्नों को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न है, मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे किस टेक्निक से बने थे, उसकी बात कर रहा है। कोर से, फलक से, ब्लेड से या ताम्र से। तो जब हम देखते हैं पाषाण काल की बात करते हैं तो कोर के जो उपकरण हैं वो बनते हैं हमारे किसमें, निम्नपुरा पाषाण काल में, यानी कि सबसे पहले कोर उपकरण बनते हैं। उसके बाद फलक आता है, यानी कि फलक आता है किसमें, मध्यपुरा पाषाण काल, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज में, जिसको जहाँ पे जब औजार बनने शुरू होते हैं तो एक और टेक्निक हम सुनते हैं जिसका नाम है लेवा लोइस, या अगर आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे तो लेवा टेक्निक आपने सुनी होगी। तो ये मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है शायद मिसप्रिंट हो गए हैं ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है तिरुकोलियोर, और तिरुकोलियोर को हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट करके, मुझे जहाँ तक ये बी और डी में ऑप्शन लगता है, तो जहाँ तक ये ऑप्शन बी होगा। 28वां प्रश्न है, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है। तो ये सीधा सीधा आंसर है इसका, ऑप्शन हो जाएगा महावीर। महावीर के जो संप्रदाय थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित वॉयसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया। अब ये जो प्रश्न है इसमें आपने बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को लॉर्ड कर्जन के बीच में, लॉर्ड मिंटो के बीच में, लेकिन मैं यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। लॉर्ड कर्जन इसका आंसर नहीं होगा, भले ही उसने बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो शुरू होती है लॉर्ड मिंटो के समय में। यदि आपको याद होगा, पढ़ा होगा, तो इसने 1919 में एक रिफॉर्म लाया था जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू हुए थे, मतलब धर्म और जाति के आधार पर इसने बांटना शुरू किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट थे, और इसने मुस्लिम को हिंदुओं के अगेंस्ट खड़ा किया था और मुस्लिमों को कांग्रेस के भी अगेंस्ट खड़ा कर दिया था। इस तरह से इसने वैधता दे दी थी कानूनी रूप से। तो इसका आंसर दोस्तों लॉर्ड कर्जन बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर लॉर्ड मिंटो ही होगा। 30वां प्रश्न है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ को रोकना, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना, और संविधान निर्माण निकाय स्थापित करना। तो क्रिप्स मिशन जब आता है दोस्तों, तो वो आता इसलिए है कि भारत, अब वहाँ पे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को भारत का साथ चाहिए, और ये क्रिप्स मिशन आके यहाँ पे समझौता करना चाहता है कि हम आपको जब युद्ध ख़त्म होगा उसके बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और युद्ध में आप हमारी सहायता करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों में समर्थन के लिए भारतीय नेताओं को मनाना था, और वो चाहते थे कि यहाँ से एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इंडियन लीडर्स का, और ब्रिटिश जो है इसके बदले डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार था, लेकिन डोमिनियन स्टेटस जो है यहाँ पे लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। 31वां प्रश्न है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था। बारबोसा, वास्को डी गामा, निकोलो कोंटी और नूनिस। तो इसमें से जो निकोलो कोंटी है ये इटली का है, और इसका आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों पुर्तगाली हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान से चार सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी। ये मैंने अभी कला और संस्कृति की जो श्रृंखला शुरू की थी उसमें पढ़ाया था आपको। सांची में जो पिलर मिलता है वहाँ पे आपको ये 4 सिंह वाले शीर्षक का आपको मिलता है यहाँ पे। 33वां प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के मध्य
नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। इससे पहले एक कमेटी भी बनती है, ये परिषद तो बाद में बनती है, बट पहले इससे पहले पार्टीशन कमेटी बनती है, उसमें भी अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन रहते हैं और ये बाद में परिवर्तित होकर परिषद में बदल जाती है। अब ये 34वां प्रश्न है, इसमें भी लोगों को बहुत डाउट हुआ है किलोखड़ी किसकी राजधानी थी, तो लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी बताया है। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल नहीं है इसका आंसर, इसका जलालुद्दीन फ़िरोज़ होगा। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की बात कर रहा है ये भी खिलजी वंश का संस्थापक था। और अगर आपको याद हो तो खिलजी वंश का संस्थापक जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी है, जब ये अपना राज्याभिषेक कराता है तो किलोखड़ी को अपनी राजधानी बना के 2 साल तक रहता है, क्योंकि इसको ये डर लगा रहता है कि दिल्ली अगर जाएगा तो जनता इसके खिलाफ़ विद्रोह कर देगी, क्योंकि इसने तलवार के दम पे, बल के दम पे जो है वो गद्दी हासिल की थी। और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है सल्तनत काल जो हमने पढ़ाया था। तो किलोखड़ी को अपनी राजधानी बना के और वहाँ पे लोगों के दिल जीतने की ये कोशिश करता है, बहुत सारे उपहार देता है 2 साल तक। तो जो राजधानी है वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी किले को अपनी राजधानी बनाया था जब मंगोलों का आक्रमण होता है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? ये मैंने अभी जब अपने एंशिएंट के MCQs कराए थे PGT के एग्ज़ाम से कुछ 1 हफ्ते पहले, उसमें इसको सीधा मैंने डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि आपसे कभी कभी इसमें क्रम भी पूछते हैं। मैंने उसमें खैर सबसे छोटा है सबसे बड़ा शायद पूछा था और मैंने क्रम भी बताया था आपको। तो उस क्रम में सबसे पहले आता है मंडल, मंडल के बाद एक वालनाडु आता है, वालनाडु इसमें नहीं है, तो सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा मंडल। दूसरा वालनाडु नहीं है, वालनाडु के बाद आता है नाडु, तो मंडलम और नाडु हो जाएगा। ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसका आंसर डी नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा ए, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। अब ये जो प्रश्न है ऋग्वेद के बारे में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किया गया है किसके बारे में, इसको काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन ये इसका किसके बारे में बोला गया इसको सही से बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आयोग कई बार ऐसे प्रश्न लाता है, 1-2 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे। इस पूरे पेपर में मुझे 3 ऐसे प्रश्न मिले जिसको आप ढूंढेंगे, लेकिन आपको वो कहीं पे भी किसी किताब में जल्दी मिलेगा नहीं। हालांकि थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी देता हूँ। जो आभूषण बनाते थे सोने से उनको बोलते थे हिरण्यकर, क्योंकि हिरण्य जो है वो सोने को बोला जाता था, तो हिरण्यकर बोला जाता था जो सोने के आभूषण बनाते थे। कर्मकर बोला जाता था इसी तरह से जो चमड़े के जो उत्पाद बनाते थे या जो भी। तो इसके बारे में धान्यकृत किसे बोला गया है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मैं कोशिश करूंगा इसको और ढूंढने के लिए, अब जब भी मुझे मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। 37वां प्रश्न है देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? तो ये सीधा प्रश्न है, विशाखा दत्त इसका जो लेखक है देवी चंद्रगुप्तम का, ये विशाखा दत्त है। और इसने एक और पुस्तक लिखी है, वो कौन सी है? वो है मुद्रा राक्षस। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है मुद्रा राक्षस किसने लिखी, और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इन्होंने शायद देवी चंद्रगुप्तम पूछ दिया है। 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई ये तो मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ की गई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसने की, तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण अग्निहोत्री हो सकता है अभी आपसे कहाँ पूछा है अगले किसी कंपटीशन में पूछ लें, जैसे नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अंदर से ही निकलते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जो मुझसे पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चंस जो है कहाँ से बनते हैं। तो ये लाहौर में स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अब एक और ये 39वां प्रश्न है, इसको मैंने उठाया है और इसमें बहुत लोगों को ज़्यादा डाउट है कि पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी। तो ये बात कर रहा है आपसे महाजनपद काल की भी बात कर रहा है। महाजनपद काल से एक्चुअली ये रिलेटेड है, लेकिन जो पुष्कलावती है ये बहुत ही प्राचीन नाम है और ऐसा बोला जाता है कि प्रभु श्री राम जो भगवान श्री राम है उनके भाई भरत के पुत्र ने, पुष्कल जिनका नाम था, उन्होंने इस नगरी को बसाया था, ऐसा बोला जाता है। और अगर आप देखें तो कंबोज जो है, कंबोज की राजधानी है हटक, और ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था महाजनपद काल में। अस्मक जो है ये भी एक प्रदेश है महाजनपद काल का। और इसके अलावा गांधार और सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। गांधार जो है इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला का ही ये प्राचीन नाम है पुष्कलावती। तो कभी कभी आपसे तक्षशिला का प्राचीन नाम भी पूछ सकते हैं। और अगर हम आज के दौर में देखें तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। तो ये रावलपिंडी इसका आधुनिक नाम है, और इससे पहले इसका नाम तक्षशिला था, और उससे भी पहले अगर हम जाएँ प्राचीन नाम इसका हमको पुष्कलावती मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गांधार।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो तत्वबोधिनी सभा जो है ये इसकी स्थापना की है देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 6 अक्टूबर 1839 में हुई थी। तो ये कभी कभी समय भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिखाता जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके आगे भी और भी एग्ज़ाम्स होंगे जिन्होंने पीजीटी दिया है यूपी का, उन्होंने और भी फॉर्म भरे होंगे, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा। 41वां प्रश्न ये एज इट इज़ आ गया है, मैंने इसको डिस्कस भी किया था मॉडर्न में अभी कुछ 4 दिन पहले ही 1833 के अधिनियम के बारे में, और सेम यही प्रश्न था कि इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, बिल्कुल समाप्त कर दिए गए थे, क्योंकि 1813 में कंपनी के बहुत सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त हुए थे, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे। पूर्ण रूप से जो है 1833 में समाप्त होते हैं। 13 में उनको चीन के साथ और तंबाकू और ओपियम का व्यापार करने की अनुमति थी, जो कि 1833 में जाके वो भी ख़त्म हो जाती है। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल सही बात है। दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई, ये भी सही बात है। सब परिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। अधिकार दिया नहीं गया, बल्कि अधिकार जो है वो छीन लिया गया। तो हमारा जो ऑप्शन, जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाले कौन था? तो स्वामी विवेकानंद अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया में इन्होंने काम किया है, तो ये नहीं हो सकते। इसके अलावा जो 3 नाम है, नारायण गुरु और कंदुकुरी, इसके अलावा टीके माधवन, तो इसमें से जो कंदुकुरी हैं इन्होंने काम किया है विमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज के ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकते। हमारे पास बच जाते हैं कौन से 2, नारायण गुरु एक तो बच गए, दूसरे टीके माधवन बच गया। अब इन दोनों में डाउट इसलिए है क्योंकि जो टीके माधवन थे इन्होंने भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ अभियान किया है केरला में, और केरल भी साउथ इंडिया का पार्ट है। नारायण गुरु थे, इन्होंने भी निम्न जातियों के लिए ही काम किया है केरल में। लेकिन अब क्योंकि ये बात कर रहा है किसने जागृत करने वाला मतलब स्टार्ट किसने किया, इनिशिएट किसने किया, ये इसकी बात कर रहा है। और नारायण गुरु का अगर हम समय देखें, कालखंड देखें, तो ये टीके माधवन से काफ़ी पहले थे, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो इस तरह से इसका आंसर मेरे हिसाब से नारायण गुरु होना चाहिए, क्योंकि ये बात कर रहा है प्रश्न इनिशिएट करने की, और कालखंड के समय में नारायण गुरु टीके माधवन से पहले आते हैं। दोनों ही सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं हालांकि, और टीके माधवन जो है एक जर्नलिस्ट भी थे। नारायण गुरु प्योरली सोशल रिफॉर्मर थे, तो मेरे हिसाब से नारायण गुरु है, क्योंकि इन्होंने कास्ट के ऊपर काफ़ी आघात किया है। जिस तरह से इन्होंने बोला है कि एक रिलीजन होना चाहिए, एक ही कास्ट होनी चाहिए और एक ही भगवान होना चाहिए फॉर ऑल द मैनकाइंड। इस नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट हुआ है, लेकिन इसका सीधा सीधा आंसर ले पेन ग्रिफिन है, और ये जल्दी आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिब्यून ने बहुत पहले एक आर्टिकल जारी किया था जहाँ पे इसको सीधे सीधे उसने लिखा था कि ले पेन ग्रिफिन ने ऐसा बोला है कि इनकी तुलना महाराजा रणजीत सिंह की नेपोलियन बोनापार्ट से की है। 44वां प्रश्न है, टू हुम बलबन हैड नॉमिनेटेड एज हिज सक्सेसर बिफोर हिज डेथ? मतलब बलबन ने अपने मृत्यु से पहले किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों को, क्योंकि जो मोहम्मद था उसका जो सबसे बड़ा बेटा था वो बलबन चाहता था उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। फ़खरुद्दीन है नहीं, फ़खरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल था। कैकूबाद और बुगरा खान में लोगों को डाउट है, तो कैकूबाद को उसने कभी भी नियुक्त नहीं किया। कैकूबाद ने जो थ्रोन था वो यूज़र्प कर लिया था, उसको हड़प लिया था। हालांकि उसने जिसको नियुक्त किया था उसका नाम ही इसमें नहीं है, उसने नियुक्त किया था कैखुसरो को। कैखुसरो जो मोहम्मद का बड़ा बेटा था, इसको इसने नियुक्त किया था मोहम्मद की मृत्यु के बाद। लेकिन एक छोटा सा वाकया और भी है कि जब वो बलबन बुगरा खां को बुलाता है, दिल्ली बुलाता है, और उसको नियुक्त किया है नहीं किया है ये ऑफिशियली कहीं दिया नहीं है, लेकिन उसको बलबन ने इसीलिए बुलाया था दिल्ली कि उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। लेकिन वो बुगरा खां जो है उसको दिल्ली रास नहीं आती, उसको बंगाल में ही वो रन गया होता है, तो वो बंगाल चला जाता है वापस। तो इसका मोस्ट प्रॉब्ली आंसर होना चाहिए बुगरा खां, क्योंकि यहाँ पे कैखुसरो नहीं दिया हुआ है, और बुगरा खां के जाने के बाद ही उसने कैखुसरो को अपॉइंट किया था। तो क्योंकि यहाँ पे कैखुसरो नहीं है, तो इसका आंसर बुगरा खां होना चाहिए। द बुक फतवा आलमगिरी रिटन इन औरंगजेब टाइम इज़ रिलेटेड टू, ये लॉ कोड यानी कि जो नियम कानून है उसके ऊपर ये किताब है फतवा आलमगिरी, और ये औरंगजेब के समय में लिखी गई थी।
हु वॉज लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये बहुत इजी प्रश्न भी है। बेगम हजरत महल पार्क आपने अगर देखा होगा, लखनऊ में कोई जानता होगा तो ये पार्क है कि यहाँ पे बेगम हजरत महल करके एक पार्क है हजरतगंज में, और ये लखनऊ में इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। ये वाजिद अली शाह की दूसरी बेगम थी और जो रिवोल्ट था 1857 का उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 52 प्रश्न सम्राट अशोक के बारे में है। ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? तो ये महाधर्म रक्षित है इसका आंसर, सीधा सीधा वन लाइनर है। इस तरह से और भी एक वन लाइनर है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? 34वीं नेटिव बटालियन का था ये। 54 प्रश्न नंबर, मुगल काल में इजारा क्या था? इजारा अगर आपको पता हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग को बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग इसको बोला जाता है, इजारा प्रथा इसको बोला गया है। और ये जहांदार शाह के समय में शुरू होती है और राजस्व कृषि का एक व्यवस्था है इस तरह से ये। अ वीक विद गांधी, सीधा सीधा लुई फिशर, गांधी जी से रिलेटेड, इनके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है। चांदी का टंका और तांबे का जितल, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है और ये मैंने PYQs में भी कराया, MCQs में भी कराया है। दिल्ली सल्तनत का जब मैंने इतिहास पढ़ाया था उसमें ही बताया था। हमने नेल्सन राइट की बात की थी कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश को नेल्सन राइट ने इसकी काफ़ी तारीफ़ की है, इसको बहुत बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ बोला है। और इसके जितने भी सिक्के थे ये आगे चल के दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए आधारभूत ढांचा बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 57 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ 2 सन्स ऑफ बहादुर शाह? कौन सा अंग्रेज़ अधिकारी बहादुर शाह के 2 बेटों के वध के लिए या उनके किलिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है जनरल हडसन। सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है। कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज़ डिपिक्टेड द इमेज ऑफ रोमन डाइटी एंड नेम रिटन एज रोम? मतलब पूछ रहा है कौन से ऐसा शासक है जिसके सिक्कों पर रोमन भगवान की तस्वीर उत्कीर्ण है और उसमें एक शब्द लिखा हुआ है रोम। तो ये हुविश्क है, हुविश्क प्रथम, क्योंकि कनिष्क के बाद जो है सिक्कों पे, या कनिष्क के समय में ही सिक्कों पे जो बाहरी प्रभाव है रोमन और ईरानी प्रभाव है वो दिखना शुरू हो जाता है हमको। इन विच ईयर आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड? आत्मीय सभा का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये आत्मीय सभा किसने फॉर्म की थी? राजा राम मोहन रॉय ने फॉर्म की थी। राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 60वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉनिकल्स कवर्स द हिस्ट्री फ्रॉम सुबुक्तगीन टू 40th ईयर ऑफ अकबर रूल? मतलब सुबुक्तगीन से लेके अकबर के 40वें वर्ष तक के शासन को कौन सी ऐसी किताब है जो दर्शाती है? तो ये तबकाते अकबरी है, जो कि लिखी है किसने? निज़ामुद्दीन अहमद ने। और ये जो किताब है ये सुबुक्तगीन की बात कर रहा है, यानी कि आपको बहुत पुरानी गज़नी की बात कर रहा है, और वहाँ से लेके ये 40वें वर्ष अकबर के शासन तक का ये ब्यौरा देती है क्रॉनिकल। तो ये कुछ प्रश्न मैंने और डाल दिए हैं। अब मैं जो बचे हुए प्रश्न हैं वो तीसरे भाग में डालूंगा, क्योंकि एक साथ डालूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आप जो है इसको थोड़ा सा टिक कर लीजिए, देख लीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। हालांकि जब मैंने पहले प्रश्न पत्र देखा था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है। मेरिट हाई जाने की चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि दुविधापूर्ण हैं। 3-4 ऐसे प्रश्न अब तक हमको मिल चुके हैं दुविधापूर्ण, तो उसमें आयोग सभी को 1-1 मार्क देगा। और क्योंकि उसमें 2 आंसर भी सही होने की संभावना दिख रही है। अब मानना ये है कि जो आयोग है वो NCERT की बेसिस को मानता है, तो NCERT में जो ऑप्शन दिया होगा आयोग उसी को मानेगा। तो हम मिलते हैं अपने अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।